नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको सेपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। पहला सिग्निफिकेंट अटैम्प्ट था ये भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को ख़त्म करने का, टू एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। शुरुआत इसकी 10 मई 1857 1857 में हुई थी एक सेपोई म्यूटिनी के तहत। और यहाँ पे एक कंसर्टेड एफर्ट था इंडियन रूलर्स का कि हम नॉमिनल लीडरशिप जो है लास्ट मुग़ल एम्परर जिसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको हम नॉमिनल लीडर बनाएं। हालांकि ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लास्ट मुग़ल एम्परर था तो इसको यहाँ पे दोबारा नॉमिनल लीडर बनाने की बात हुई। तो ये पूरा का पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, इसके कॉजेज़ क्या थे, इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे, कहाँ पे कौन से नेता ने, कौन से लीडर ने इस रिवोल्ट को लीड किया, फिर अंग्रेज़ों ने कैसे इसको सप्रेस किया और इसकी आउटकम्स क्या आई, और किस प्रकार से ये टर्निंग पॉइंट बना भारतीय इतिहास में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो इस पूरे टॉपिक को होलिस्टिकली विस्तार से इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद वीडियो आएगी जिसमें मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। पहले इसको कवर करेंगे, फिर अलग वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर आप लेट देख रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू और सिग्निफिकेंस देखते हैं। ज्योग्राफिक स्प्रेड देखिए, ये जो रिवोल्ट था ये नॉर्दर्न इंडिया के वास्ट पोर्शन में कंसंट्रेटेड था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ। हालांकि सदर्न और जो ईस्टर्न रीजन्स थे वहाँ पे इसने कोई भी मोमेंटम गेन नहीं किया। और इतना ही नहीं, इवन जो राजस्थान वाला जो एरिया था वहाँ पर भी कोई इतना बड़ा प्रभाव हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। दूसरा आता है डाइवर्स पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हमें इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे सेपोई भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, ज़मींदार भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, और इवन रूलर्स जैसे कि नाना साहब हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, वो सारे हमें यहाँ देखने को मिले। यहाँ पे आपको रिलीजियस यूनिटी भी देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे देखने को मिली। दोनों कम्युनिटीज़ ने फोर्सेस को ज्वाइन किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और यहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव इंडियन आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है। ये जो रिवोल्ट था इसकी शुरुआत मिलिट्री म्यूटिनी से हुई थी, उसको हम आगे देखने वाले हैं जो इमीडिएट कोज हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ये ट्रांसफॉर्म होगी एक वाइड स्प्रेड सिविलियन अपराइजिंग की। अब इससे पहले मैंने आपको जो पीएजेंट मूवमेंट्स थी, जो किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट्स करी थी, उसको ऑलरेडी कवर किया है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किसान, ज़मींदार, बाकी भी जो पॉपुलेशन थी, जो कॉमन सिविलियंस थे, वो भी अंग्रेज़ों की अलग अलग जो पॉलिसीज़ थी उससे दुखी थे। तो यहाँ पे एक तो अलग अलग छोटी छोटी आपको पीएजेंट मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे एका मूवमेंट है, इस प्रकार की काफ़ी मूवमेंट्स है, पबना मूवमेंट है, उसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अभी तक आपको इस बात की समझ है कि चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों, चाहे ज़मींदार हों, चाहे किसान हों, चाहे ट्राइबल्स हों, सारे के सारे इस समय तक अंग्रेज़ों से दुखी थे। तो हालांकि ये मिलिट्री म्यूटिनी थी, इसकी शुरुआत जो थी वो आर्मी ने करी थी, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे उन्होंने करी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करने लगे क्योंकि सारे अंग्रेज़ों से इस समय तक दुखी हो चुके थे। हालांकि अल्टीमेट फेलियर इसका हुआ था, लेकिन इसने एक जो बीज है नेशनलिज्म का, देशभक्ति का, वो बो दिया था, और इसके बाद अब उस बीज के ऊपर सिर्फ प्लांट ही उगना था, जो कि धीरे धीरे उगा। हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिली, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज फिर हमें देखने को मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने लोग वीडियो में कवर किया है, चाहे तो देख सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी ने बाद में फिर फ्लरिश किया भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। तो अब हम आते हैं 1857 के पॉलिटिकल कोजेज़ पे कि पॉलिटिकल कोजेज़ क्या थे। सबसे पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब ये एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पे वो स्टेट्स जिनके नेचुरल हायर्स नहीं हैं, जैसे मान लो ये एक स्टेट है, प्रोविंस है, यहाँ पे एक राजा है, लेकिन इस राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, नेचुरल इसका कोई हायर नहीं है कि अगर ये राजा मरेगा तो इसके बाद इसकी जो सत्ता है वो इसके बेटे के पास जाएगी। पहले ऐसे हुआ करता था ना, राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा।
तो यहाँ पे जो भी स्टेट्स जहाँ पे कोई नेचुरल हायर नहीं है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि सतरा है, झांसी है, झांसी में हमें फिर रानी लक्ष्मीबाई देखने को मिली थी, और नागपुर है। यहाँ पे ये कहा गया कि वो सारी स्टेट्स जिनके अपने नेचुरल हायर नहीं हैं, उन स्टेट्स को हम एनेक्स कर लेंगे। यानी अगर आपका अपना बेटा नहीं है जो राजा अगला बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि चाचे मामे ताऊ का बेटा पकड़ के राजा बना देना है। अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आपकी जो स्टेट है वो आपके बाद ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेंगे, फिर वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लेकर आया था? डलहौजी लेकर आया था। अब इसकी वजह से जो रूलिंग फैमिलीज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो एक पॉलिटिकल कॉज बनता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ध्यान रखिएगा, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। दूसरा आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध। देखिए 1856 में अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि जो अवध है वहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है, वहाँ पे अच्छे से उसको गवर्न नहीं किया जा रहा है, और इस प्रिटेक्स्ट पे उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया। तो यहाँ पे जो लोकल रिसेंटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और जो प्रीवियसली लॉयल स्टेट्स थी, देखो ऐसे बहुत से स्टेट्स थी जो पहले अंग्रेज़ों के टट्टू थे, जो पहले अंग्रेज़ों के लॉयल थे, या यूं कहो कि अंग्रेज़ों के टट्टू थे। अंग्रेज यस बोलेंगे तो यस, नो बोलेंगे तो नो। अब जो लॉयल स्टेट्स रही हैं पुरानी, उनको भी धीरे धीरे एलिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है जब अवध को एनेक्स किया जाता है 1856 में, और क्या कहा गया कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है। फिर आता है डिसरिस्पेक्ट टू रूलर्स। अब इंडियन रूलर्स जो थे उनको सिस्टमेटिकली डिसएम्पावर्ड किया जा रहा था। बहादुर शाह द्वितीय जो है उसको ह्यूमिलिएट किया गया, और उसके जो सक्सेसर्स थे उन्हें रेड फोर्ट, जो कि उसका एंसेस्ट्रल होम था, वहाँ जाने से ही मना कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो सिस्टमेटिकली डिसएम्पावर्ड किए जा रहे हैं इंडियन रूलर्स को, इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इनको नीचा दिखाया जा रहा है। और ना सिर्फ बहादुर शाह जफर बल्कि हमारे कई ऐसे राजपूत राजे भी हुआ करते थे जिनको डिसएम्पावर्ड करना शुरू कर दिया, जिनको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया था। तो ये बने पॉलिटिकल कॉजेज़। कुछ और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो थे वो थे लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। अभी लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार और जो राजे हुआ करते थे, उन्हें पहले जब तक अंग्रेज यहाँ पे पावरफुल नहीं थे तब तक उन्हें काफ़ी प्रिविलेजेस दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनसे छीने गए, और जो स्टेट्स थी वो भी उनसे छीनी गई। तो इसकी वजह से जो इलीट क्लास थी, ये जो राजे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, ये जो इलीट क्लास थी, इन्हें एलिनेट किया जाना शुरू हो गया। ये वो क्लास थी जो पहले सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया करती थी। तो अंग्रेज जब वीक थे तो इन सारों के साथ इन्होंने दोस्तियां बनाई। धीरे धीरे जैसे पावरफुल होने लग पड़े तो इन्हीं को साइड में करना शुरू कर दिया। फिर है एक्सक्लूजन फ्रॉम हाई पोजीशंस। अब देखिए भारतीयों को सिस्टमेटिकली कुछ इंपॉर्टेंट सिविल और जो मिलिट्री रोल्स थे उनसे एक्सक्लूड किया गया, उन्हें डिनाई किया गया कि आप हायर पोजीशंस में सिविल और जो मिलिट्री रोल्स हैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि भैया वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि ऊपर टॉप तक पहुँचे। और जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि उसे भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी जा रही है, उनको बस ऐवे ही रखा जा रहा है कि तुम ऐसे ही हो, तो उनको भी भैया वो तो राजे महाराजे रहे हैं, उनको प्रिविलेजेस की आदत है, यहाँ पे उनको प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो भी गुस्से हो गए। उन्हें भी थोड़ी ऐसे मान सकते हो कि ईगो उनकी भी हर्ट होना शुरू हो गई। और यहाँ पे उन्होंने ये पाया कि हमें अपनी ही लैंड में, अपनी ही ज़मीन में हमारे पास पावर नहीं है, हम शक्ति विहीन हैं। फिर आता है इरोजन ऑफ लोकल अथॉरिटी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी उन्होंने ट्राइबल लीडर्स को, जो चीफ्टन्स हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीलों के राजे हुआ करते थे, उन्हें भी काफ़ी वीक किया, जिसकी वजह से इन सारी की सारी कम्युनिटीज़ में अनरेस्ट हो गया। और ये वो कम्युनिटी थी जो पहले पूरी ऑटोनॉमी को इंजॉय किया करती थी। पहले तो राजे बादशाह हुआ करते थे, अब इनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिसेंटमेंट हमें देखने को मिली। ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करते हैं। सबसे पहला आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए हमारे जो भारत है
उससे ब्रिटिश एम्पायर ने सिस्टमेटिकली रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ से पैसा धड़ाधड़ लेके अंग्रेज ब्रिटेन में चले जा रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा यहाँ पे लूटा जा रहा है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियन रेवेन्यू फाइनेंसिंग थी उसने हमारे भारत की जो वेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन किया, और यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ किए जा रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के हैं। पैसा हमारा है, अंग्रेज इसको लूट के ले जा रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बाकी देशों में, विदेशों में, एब्रोड जो मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रहे हैं वहाँ पे ये पैसा ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कोज आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, फिर आता है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। ये तो मैंने आपको पीएसएन मूवमेंट्स वाली जो वीडियो बताई थी उसका भी सबसे बड़ा कोज बताया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट है, चाहे महलवारी है या रियोतवारी सिस्टम्स हैं, इसकी वजह से टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो पीएजेंट्स हैं उनको अपनी ही ज़मीनों में एलिनेट किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। उस टैक्स के ऊपर अगर मान लो कि वो मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड से वो पैसा लेते हैं भाई टैक्स चुकाने के लिए, तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और अगर वो समय रहते इंटरेस्ट के साथ टैक्स को नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीन ली जा रही हैं। तो ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम, इन्होंने हमारे जो किसान थे, पीएजेंट्स का मतलब किसान होता है, तो किसान थे या फिर जो हमारे ट्राइबल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया। तीसरा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारे यहाँ पे जो अपने भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें वीक किया जा रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ब्रिटेन के जो मशीन के द्वारा बनाए गए गुड्स हैं उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को रून कर दिया। अब हमारे भारत में क्या हो रहा था कि जो हमारे अपने लोग हैं वो हाथों से गुड्स को बना रहे हैं, किसी भी चीज़ है जो हाथों से बना रहे हैं वहाँ पे मशीनों से बन रही हैं। अब मशीनों से बन रही है तो कम समय में ज़्यादा बन जा रही है, जितना यहाँ पे 10 बनाए जाएंगे उतना मशीन 100 बना देगी। ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, वैल्यू कम होगी, और ऐसा भी नहीं है कि इनके सामान जो है उसको बेचा जा रहा है। अब जब वैल्यू कम हो जाएगी तो ये जो ब्रिटेन का सामान आ रहा है ये थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो फिर नॉर्मली क्या ख़रीदा जाएगा, सस्ता ख़रीदा जाएगा। तो जो हमारा अपना भारत का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो बेचारा जॉबलेस हो गया, जो हमारा अपना स्किल्ड आर्टिसन है वो जॉबलेस हो गया, और इसके साथ साथ भारत को ब्रिटिश इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट बना दिया गया। तो यही कारण था कि फिर बाद में बात आई स्वदेशी की, कि हम अपने ही देश का बनाया हुआ सामान खरीदेंगे। स्वदेशी की बात इसीलिए आई क्योंकि हमारे भारत के लोग जो आर्टिस्ट खुद बना रहे थे वो थोड़ा महंगा था और थोड़ा कम क्वांटिटी में था। मशीनें ज़्यादा क्वांटिटी में बना देंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा अगर सामान तो वैल्यू कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे सस्ता ज़्यादा बिक रहा था। इसलिए यहाँ पे बात फिर स्वदेशी की आई, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, चिंता मत करिए। फिर आता है मोर इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे जो पीएजेंट मूवमेंट्स वाली वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी किसानों की या पीएजेंट मूवमेंट्स को बताया है। वहाँ पर एक था इंडिगो रिवोल्ट। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो किसान हैं उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो, अगर नहीं करोगे तो तुम पे टैक्स लगाया जाएगा। मैं तुम खुद सोचो कि किसान की अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन में गोरा उसको ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तू अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता, तू इंडिगो की खेती करेगा, नहीं किया तो हम तेरे ऊपर टैक्स लगाएंगे और तुझे अपनी ही ज़मीन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और वो बेचारा क्या करे, क्योंकि हुकूमत किसकी है? अंग्रेज़ों की है। तो ये इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो की कल्टीवेशन करो या फिर ओपीएम की कल्टीवेशन करो। अभी यहाँ पे जब इंडिगो और ओपीएम लगेगा तो इसको खा तो सकते नहीं, खाने के लिए तो खाना चाहिए। अब जब इसको लगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे खाने की शॉर्टेज पड़ जा रही है और अकाल पड़ जा रहा है, फेमाइन पड़ जा रहा है। और फेमाइन जब पड़ जा रहा है तब भी हमारे भारतीयों की कोई मदद नहीं की जा रही है। भारतीय बेचारा अगर मर रहा है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और इसकी वजह से जो हमारे इंडिगो फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ रहा है। उन्हें कंपेल किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि कैश क्रॉप्स को ग्रो करो इंस्टेड ऑफ फूड। आपने खाना ग्रो नहीं करना है, कैश क्रॉप्स को ग्रो करना है। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जो आपको पैसा देती हैं, रोकड़ा देती हैं। अंग्रेज़ों को कोई लेना देना नहीं था, हमारे भारतीय लोग खा पी रहे हैं नहीं खा पी रहे हैं, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें बस पैसे से मतलब था।
इसलिए कहा गया कि खाना खूना नहीं आपने उगाना है, आपने कैश क्रॉप्स उगानी है जैसे इंडिगो और ओपियम। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्सप्लॉयटेशन हुई। फिर आता है लॉस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखिए जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स को और जो ज़मींदार हैं उन्हें डिस्प्लेस किया। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शासन तंत्र। तो जो पहले शासन तंत्र में इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते थे ज़मींदार और ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स, अभी यहाँ पे डिस्प्लेस उन्हें किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल इंस्टेबिलिटी आ रही है। और जो फॉर्मली प्रिविलेज्ड क्लासेस हुआ करती थी, ज़मींदार हैं, लैंड होल्डर्स हैं, या फिर जो राजे महाराजे हैं, जो प्रिविलेज्ड क्लासेस थी, उनके बीच में वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें लॉस ऑफ एरिस्टोक्रेसी देखने को मिल रही है। फिर आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ट्रेडिशनल वर्कर्स जो हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूरल और जो अर्बन डिस्ट्रेस है पूरे भारत में वो देखने को मिल रही है। तो गरीबी जो है वो बढ़ रही है। फेमाइंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप्स और हैवी टैक्सेशन के ऊपर अंग्रेज़ों ने काम किया, जिसकी वजह से फूड स्कार्सिटी, फूड कम हो गया, कमी हो गई, और फ्रीक्वेंट डेवेस्टेटिंग फेमाइंस हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से काउंटलेस लाइव्स गई हैं, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई अकाल पड़ने की वजह से। और अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि गोरा ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तुम कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, तुम इंडिगो और ओपियम को ग्रो करो, तुम खाना ग्रो मत करो। ये अंग्रेजों ने इस देश में किया। तो एक हो गए पॉलिटिकल कॉजेज, एक हो गए इकोनॉमिक कॉजेज, तीसरा आता है सोशल कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जो ब्रिटिश थे वो ये कहते थे भैया हम सुपीरियर हैं, हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं। और जो इंडियंस थे उनको वो ऐवे ही मानते थे कि भैया यहाँ पे तुम ऐसे ही हो, तुम हमसे नीचे हो क्योंकि हम गोरे हैं। ये है वाइट सुप्रीमेसी, इसको बोलते हैं वाइट सुप्रीमेसी। अपने कॉलोनियलिज्म को ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम सिविलाइज्ड हैं और तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम भारतीय हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो। ना सिर्फ भारतीय बल्कि बाकी अफ्रीका में आप देखो क्या हो रहा है, अफ्रीकन्स बेचारों के साथ क्या हुआ, कालों के साथ यहाँ पे क्या हुआ, कालों को बेचारों को ज़बरदस्ती अफ्रीका से पकड़ के अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों में ले जाया जाता था, और वहाँ पे उनको मतलब बद से भी बदतर वहाँ पे कंडीशंस में रख के उनसे काम करवाए जाते थे। तो यहाँ पे अफ्रीकन्स हो गए, इंडियंस हो गए, चाइनीज़ हो गए, इनको ये कुछ मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि भाई हम सुप्रीम हैं क्योंकि हम गोरे हैं, और इसलिए हमारी जो रेस है वो ही सुपीरियर है, परफेक्ट है, और तुम ऐवे ही हो। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी। फिर रिलीजियस इंटरफेरेंस होने लगी। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे भारत के ट्रेडिशनल कस्टम्स को चैलेंज किया, जैसे कि सती को एबॉलिश किया, विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया। अब यहाँ पे देखो, आज के समय आप ये बोल सकते हो कि एबोलिशन ऑफ सती अच्छी बात थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ही इसको किया। इसके पीछे तो हमारे कई पढ़े लिखे भारतीय ही थे जिन्होंने पूरी मुहिम चलाई है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हैं जिनकी वजह से सती को एबॉलिश किया गया था। हमारे यहाँ पे IC विद्यासागर आते हैं जिनकी वजह से विडो रीमैरिज दोबारा लीगलाइज हुई। मतलब इस प्रकार से बहुत से इंडियंस थे जिन्होंने इसके ऊपर पूरी मुहिम चलाई, पूरा एक रिवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ चलाया, और उसके बाद अंग्रेज़ों को बोला गया कि भाई आप इन चीज़ों को ख़त्म करो, और अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों को ख़त्म किया। तो ये अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली नहीं किया, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग थे, IC विद्यासागर जी, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने इस प्रकार के पूरी मूवमेंट्स चलाई। मगर इन्होंने तो चलो बात करी, करवाया किससे? ऑब्वियसली अंग्रेज़ों से करवाया, अंग्रेज़ों ने कर दिया। अब यहाँ पे आज के समय तो आप बोल सकते हो कि सती की एबोलिशन अच्छी बात है, विडो रीमैरिज अच्छी बात है, लेकिन ये 1857 की बात हो रही है, जहाँ पे हमारा जो समाज है वो इतना लिबरल नहीं है। हमारा समाज तो आज भी इतना लिबरल नहीं है गांव देहात में, तो उस समय तो क्या ही हालत होगी ये तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो सोसाइटी की कंजर्वेटिव सेक्शन थी, जो कि उस समय मेजॉरिटी में थी, उन्होंने अपने आप को एलिनेट किया, क्योंकि धर्म और जो कल्चर है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए व्यक्ति, इंसान पागल है। कई ऐसे लोग हैं जो धर्म के लिए लोगों को मार देते हैं। मतलब तुम इंसान को इसलिए मार दोगे कि ये दूसरे धर्म का है। कई लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, कईयों को कि रेप कर दिए जाते हैं, या फिर शादी का झांसा दे के उनका यूज़ करके छोड़ दिया जाता है कि दूसरे धर्म या दूसरे जात की हैं।
ठीक है ना। इसीलिए भारत में ये समझना ज़रूरी है कि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में फ़र्क है। बॉयफ्रेंड जब तक हस्बैंड नहीं बनता है तब तक लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले सब चीज़ें हो जाएंगी, बाद में बोलेंगे सॉरी यार हम अलग धर्म के हैं, अलग जात के हैं। तो तुम्हारी जो बॉडी है वो कोई मतलब ऐसे किसी के लिए यूज करने के लिए नहीं है। ये चीज़ें समझनी चाहिए सभी को, खासकर लड़कियों को, क्योंकि कंजर्वेटिव सेक्शन हमारी सोसाइटी में पहले भी थी, आज भी है। धीरे धीरे लोग लिबरल बन रहे हैं, लेकिन इतने भी लिबरल नहीं हैं अभी तक जितने हमें लगता है। आने वाले समय में बन जाए अलग बात है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उनको चैलेंज किया गया, तो यहाँ पे हमारी जो कंजर्वेटिव सेक्शन है वो भी एलिनेट हो गई। तीसरा आता है मिशनरी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ काम कर रही हैं, और यहाँ पे जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं उनकी रिलीजियस कन्वर्जन करवाई जा रही है। हिंदू और मुस्लिम्स में लोगों को बेवकूफ़ बना के वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, या तो बेवकूफ़ बना के या पैसा का झांसा दे के या जो भी है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जो काम है वो काफ़ी एग्रेसिवली हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा ना आपको कि रिलीजन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समाज की एक बहुत बड़ी सेक्शन के लिए। तो जब हमारे लोगों को कन्वर्ट करवाया जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वहाँ पे लोगों को बुरा लगेगा, और फिर जब वो इन चीज़ों को समझेंगे तो वो भी एक रिसेंटमेंट का कारण बनेगा, सोशल कोजेज़। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। एक तो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, अंग्रेज़ों ने पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में रखी, जिसकी वजह से जो लोकल रूलर जो चीफ्स थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। वो अब सिर्फ नॉमिनल राजे बन गए थे, नाम के राजे रह गए थे। एक्चुअल में जो पावर है वो अंग्रेज़ के पास है। तो जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इलीट्स थे, जिनकी अथॉरिटी, जिनकी पावर लगभग ख़त्म हो चुकी थी, उनमें भी गुस्सा आया, उनमें रिसेंटमेंट आई। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हमने पहले ही देखा कि एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स है। पहले हमने इसको इकोनॉमिक फैक्टर में देखा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में भी ये बात आएगी। तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उसमें हैवी टैक्सेस थे, जिसके वजह से वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली। डिस्ट्रेस किस में? पीजेंट्स में, किसानों में। डिस्प्लेसमेंट किसकी? लैंडलॉर्ड्स की, मनी लेंडर्स की, ज़मींदार्स की। कल्चरल इंसेंसिटिविटी। अब ब्रिटिश लॉज और पॉलिसीज़ जो थे वो इंडियन कल्चर और कस्टम के लिए काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थे। ये हमारे कल्चर को और हमारे जो कस्टम हैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के बीच में रिसेंटमेंट आई कि भाई आप हमारे कल्चर के बारे में गलत क्यों और कैसे बोल सकते हो। फिर आता है मिलिट्री डिसकंटेंट। देखिए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही बेकार हैं। फिर जो इंडियन सोल्जर्स हैं, अगर मान लो कोई इंडियन सोल्जर को रिक्रूट कर भी लिया जाता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी। पहले भी कहा हमने कि कोई टॉप की पोजीशन उस बेचारे को नहीं मिलेगी जो भारतीय है। प्लस यहाँ पे पोर ट्रीटमेंट है, मतलब उनको ऐवे ही रखा जा रहा है कि तुम ऐवे ही हो, बस तुम्हारा काम है आना और यहाँ पे जो भी काम करना करो और निकल जाओ। वर्ल्ड वार 1 में हमारे भारतीयों को लड़वा दिया गया, वर्ल्ड वार 2 में भारतीयों को लड़वा दिया गया, और मतलब जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है ज़बरदस्ती, बेचारा, हमारा तो यूज नहीं था। वर्ल्ड वार 1 में इंडिया का क्या लेना देना था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स थे, अंग्रेज लेके गए। वर्ल्ड वार 2 में हमारा क्या लेना देना था, लेकिन हमारे सोल्जर्स को ले गए, वहाँ पे लड़वा दिए, मरवा दिए। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे जो भारतीय हैं उनकी तुम रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे लिए था कि ये तो बने ही मरने के लिए हैं, ये तो बने ही हमारी सेवा करने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम गोरे हैं, हम सुप्रीम हैं, हम सुपीरियर हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर हुआ करते थे, जो गोरे थे, उनको काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते थे, और भारतीय सोल्जर्स को ऐवे ही रखा जाता था, पुअर ट्रीटमेंट इनकी होती थी। तो यहाँ पर भी डिसकंटेंट हमें देखने को मिला, क्योंकि भाई ह्यूमन राइट तो हर एक के हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गोरा है, चाहे काला है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इमीडिएट ट्रिगर क्या था। ये हमने मोटे मोटे तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ देख लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट ट्रिगर क्या था? देखो, इमीडिएट ट्रिगर था धर्म और धार्मिक आस्था, रिलीजन। कैसे? आइए देखते हैं। जो इमीडिएट कॉज था वो था इनफील्ड राइफल की इंट्रोडक्शन। यहाँ पे एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज हुआ करती थी। अब इस कार्ट्रिज को बोला गया कि इसे कोट किया गया है एनिमल फैट से, स्पेसिफिकली या तो काओ या तो पिग। अब यहाँ पे एक बात आई काओ, दूसरी बात आई पिग। गाय जो है उसको रिलीजियस रीजन्स की वजह से हिंदू नहीं खाता, और जो पिग है उसको रिलीजियस रीजन्स की वजह से इस्लाम या मुस्लिम नहीं खाते हैं।
तो ये काफ़ी डीपली ऑफेंसिव हो गया हिंदू और मुस्लिम्स के लिए, और उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे वो बीच में आ गए। इमीडिएट ट्रिगर क्या था? धर्म था, रिलीजन था, धार्मिक आस्थाएं थी। तो नया यहाँ पे इनफील्ड राइफल आता है, जिसकी जो कार्ट्रिज है वो बोला गया है एनिमल फैट से कोट उसको किया गया है। ये जो एनिमल फैट है ये या काऊ का है या पिग का है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक बिलीफ हैं, आस्थाएं हैं, वो यहाँ पे झंझोर गई। अब इस कार्ट्रिज की बात ये थी कि राइफल में जो इनफील्ड राइफल है, इस राइफल में इसको लोड करने से पहले इसको मुंह से बाइट करना पड़ता है। जैसे तुम कोका कोला वगैरह की बोतलें मुंह से खोलते हो ना, उस प्रकार से ये जो आपके पास कार्ट्रिज है इसको मुंह से बाइट करने पड़ना था, तभी जाके इसको राइफल में लोड किया जा सकता था। तो अब इसके ऊपर जो आपका कोटिंग है वो एनिमल फैट की है, वो या तो काऊ की है या फिर वो पिग की है। तो भाई मुंह कैसे लगा सकते हैं? हिंदू और मुस्लिम इसमें मुंह नहीं लगा सकते। गाय की वजह से हिंदू नहीं लगा सकता, पिग की वजह से मुस्लिम नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे ये एक डेलिब्रेट, जानबूझ के ये अंग्रेजों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया कि जो रिलीजियस प्योरिटी है हिंदू और मुस्लिम्स की, उसे डीफाइल किया जाए, उसको भंग किया जाए। और इसकी वजह से जो सेपोए थे, जो वहाँ पे भारतीय जवान थे, उनके बीच में रिसेंटमेंट आई और उनके बीच में गुस्सा आया, और यही गुस्सा सेपोए म्यूटनी का कारण बना। अभी यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया गया, मना कर दिया गया कि हम इन कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। पर्टिकुलरली जो रिफ्यूज़ल था ये मीरठ में हुआ। मीरठ में जो हमारे इंडियन सेपोय थे, जो भारतीय जवान थे, उनके द्वारा ये विद्रोह, ये रिबेलियन हुआ, और क्विकली ये पूरे के पूरे भारत में फैल गया, और इसके बाद इसने बहुत बड़े रिवोल्ट की शक्ल ले ली। तो अब हम अर्ली फेज जो था 1857 के रिवोल्ट का, उसकी टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले 29 मार्च 1857 डेट याद रखनी है, सीधे सवाल बन जाता है। 29 मार्च को क्या हुआ? मंगल पांडे का रिवोल्ट हुआ। मंगल पांडे एक सिपाही थे। ये बराकपुर जो जगह है जहाँ पे मिलिट्री सॉर्ट ऑफ कैंटोनमेंट थी, वहाँ पे ये स्टेशन थे। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। हालांकि बाद में उनके एक्शंस के लिए उनको हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। हम सभी को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले 29 मार्च 1857 आता है, जहाँ पे बराकपुर में, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन जाएगा, ध्यान में रखना है। बराकपुर में मंगल पांडे का रिवोल्ट होता है। फिर आता है 24 अप्रैल 1857, यहाँ पे होता है मीरठ रिवोल्ट। यहाँ पे 90 सेपोए जो थे थर्ड नेटिव कैवेलरी के, सीधा सवाल बन सकता है, इन्होंने ये जो कंट्रोवर्शियल ग्रीस्ड कार्ट्रिज थी इसको यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, जिसके बाद उन्हें सर्विस से डिसमिसल कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तीसरा आता है 9 मई 1857। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ इन्होंने अपने धार्मिक रीजन्स की वजह से ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना किया, तो इनके कंसर्न्स सुने नहीं जा रहे हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो यार तुम्हारे कंसर्न है, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम हमारे जवान हो। ना जी ना, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने अगर नहीं करना यूज़ तो जाओ, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स है जो अंग्रेज़ों में था। फिर आता है 9 मई 1857, यहाँ पे सेपोइस की इम्प्रिजनमेंट होती है। 85 जो हमारे जवान थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसकी वजह से आर्मी रैंक्स में भी काफ़ी अनरेस्ट और डिसकंटेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 10 मई 1857, यहाँ पे मीरठ में रिवोल्ट हो जाता है। सेपोइस जो थे उन्होंने मीरठ रिवोल्ट किया और वहाँ से उन्होंने मार्च शुरू किया टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली में मुगल्स का आखिरी रूलर बैठा है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो दिल्ली इसलिए आए ताकि यहाँ पे आके इसको दोबारा लीडर घोषित कर दिया जाए, ये बताने के लिए कि हम अंग्रेज़ों की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ पे ये जो सेपोइस थे, जो हमारे जवान थे, इन्होंने जितने भी जेल में भारतीय थे उन सारों को फ्री कर दिया, और जो भी बीच में अंग्रेजी ऑफिसर आ रहा था, ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा था, उसको मार दिया जा रहा था।
ये यहाँ पे हमें अर्ली फेज में देखने को मिला। डेट्स ध्यान में रखनी है, 29 मार्च और यहाँ पे 10 मई, 9 मई, 24 अप्रैल। और कहाँ पे क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। मंगल पांडे का रिवोल्ट कहाँ हुआ? बराकपुर में हुआ। 85 सेपोइज जो थे उनको इम्प्रिजन किया गया 9 मई में। और यहाँ पे 24 अप्रैल जो है, यहाँ पे थर्ड नेटिव कैवेलरी के जो 90 सेपोज थे उन्होंने मना किया था। तो कहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ? मीरठ में। और उसी के बाद ये मीरठ में रिवोल्ट 10 मई को भी हुआ, जहाँ से जो जवान थे वो भागे। अपने साथ जितने भी इम्प्रिजन थे, भारतीय जेल में थे, उनको भी निकाला बाहर। और जो अंग्रेजी ऑफिसर बीच में आ रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। और मार्च कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में। अब स्प्रेड और सप्रेशन की बात करते हैं। रिवोल्ट का बिगुल फूका जा चुका है, रिवोल्ट हो चुका है। मीरठ से हमारे जो सेपोइज हैं वो दिल्ली की तरफ आने शुरू कर दिए हैं। अब इसका स्प्रेड कैसे हुआ? सबसे पहले मई 1857 मार्च टू दिल्ली। न सिर्फ हमारे जवान सेपोइज बल्कि जो सिविलियंस थे वो भी इनके साथ दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि जो बहादुर शाह जफ़र है उसको दोबारा एम्परर डिक्लेयर करना है। ये बताने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये हमारा रिबेलियन है और यहाँ पे हम अंग्रेज़ों को अब इससे ज़्यादा नहीं मानेंगे। तो ना सिर्फ सेपोइज बल्कि सिविलियंस भी यहाँ हमें देखने को मिले। फिर आता है जून 1857, नाना साहेब की लीडरशिप। देखिए, नाना साहब ने कानपुर में ये रिवोल्ट को लीड किया। अब ये जितने भी नाम आएंगे और इनकी जगहें ये आपने रट लेने हैं। अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रखो, या तो साथ साथ में लिखते रहो, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो। आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। इनसे सीधा सवाल बनेगा, किस व्यक्ति ने कौन सी जगह पे 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था? कानपुर में किसने किया? नाना साहेब ने किया। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्चर किया गया और अपने आप को इन्होंने पेशवा डिक्लेयर कर दिया। जो मराठा लीडरशिप थी उसे यहाँ पे इन्होंने दोबारा रिवाइव किया। तो नाना साहब की लीडरशिप कहाँ पे देखने को मिली? कानपुर में। फिर आता है जून जुलाई 1857। यहाँ पे बात होगी लखनऊ और कानपुर की। देखिए, जो रिवोल्ट था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था। मेजर अपराइजिंग्स हमें लखनऊ और कानपुर में देखने को मिली, जिन्होंने जो ब्रिटिश कंट्रोल था उसको चैलेंज किया। जब एकता हो जाती है, सब एक हो जाते हैं, तो बड़े बड़े तख्त उछल जाते हैं। यहाँ पे एकता हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, इसके कुछ रीजंस थे जो हम आगे देखेंगे। फिर आता है आपके पास अगस्त 1857 से मार्च 1858। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक किया। ब्रिटिशर्स ने जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जो उनके हाथ से निकल गए थे, उनको दोबारा सीज करना शुरू किया। और मार्च 1858 तक जो जनरल हैवलॉक थे उन्होंने कानपुर को भी रीटेक कर लिया। कानपुर जो पहले आज़ाद हो चुका था उसको दोबारा उन्होंने जीत लिया। और जो रिवोल्ट है उसको ग्रेजुअली क्रश कर दिया गया मैक्सिमम रीजन्स में। सवाल बन सकता है कि कानपुर को दोबारा जब रीटेक अंग्रेज़ों ने किया तो किस जनरल के तहत? जनरल हैवलॉक के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, सीधा सवाल बनेगा। अब हम एक एक करके इस रिवोल्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले लीडर क्या आते हैं? बहादुर शाह जफ़र, दिल्ली में लास्ट मुगल एम्परर थे, सिंबॉलिक लीडर बनेंगे रिवोल्ट के। हालांकि ये बूढ़ा हो चुका था इस समय तक, इसके पास कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस मीरठ से सेपोय आए, यहाँ पे साथ में सिविलियंस भी थे, दिल्ली में आए, इसको बाहर निकाला, हाथ खड़ा कर दिया, लो जी ये हमारा हाथ से राजा है। इस समय तक ये ना लड़ने लायक था ना कुछ था, लेकिन ये सिंबॉलिक लीडर बना रिवोल्ट का। अब इसके पास एक्चुअल पावर काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन जो रेबल्स थे उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया कि ये हमारे भारत का एम्परर है। दूसरा हमारे पास आता है बख्त खान, दिल्ली में। तो रियल पावर जो थी दिल्ली में वो बख्त खान ने ली। ये बरेली से यहाँ पे पहुँचे। कोर्ट ऑफ सोल्जर्स को इन्होंने फॉर्म किया, जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही थे। इस रिवोल्ट में हिंदू मुसलमान की यूनिटी हमें देखने को मिली। तीसरा हमारे पास आता है बेगम हज़रत महल, लखनऊ में। तो इन्होंने अपने बेटे को नवाब ऑफ अवध प्रोक्लेम कर दिया। और जो की लीडरशिप थी वो मौलवी अहमदुल्ला के साथ इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल लीडर रही हैं ये इस रिवोल्ट की। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये ध्यान रखना है कि बेगम हज़रत महल इस रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट की मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल लीडर कहाँ से थी? लखनऊ से थी।
तो ये आपसे सवाल बन सकता है। एक तो ये कि भैया इन्होंने लीड कहाँ किया, लखनऊ, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल लीडर कौन थी, बेगम हजरत महल। तो दोनों फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास आते हैं रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। इन्होंने बुंदेलखंड रेबल को लीड किया और ह्यूज रोज की जो फोर्सेस थी, अब ये ह्यूग रोज जो ना, इसका नाम ध्यान रखना है, सीधा सवाल बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो ब्रिटिश फोर्सेस लड़ रही थी उसको लीड कौन कर रहा था, ह्यूग रोज जो है वो लीड कर रहा था। तो बुंदेलखंड रेबल जो है उसको लीड किया है रानी लक्ष्मीबाई जी ने, यह भी ध्यान रखना है। और ये किसके खिलाफ लड़ी थी, ह्यूग रोज के खिलाफ। और यहाँ पे जो तांत्या टोपे है उसने जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी मदद करी थी, उनके एलाई ये बनी थी। और इन्होंने ग्वालियर को रिक्लेम किया था। सिंबल बनी थी ये रेजिस्टेंस का और ब्रेवरी का। मतलब इन्होंने जो किया वो कोई मर्द भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी क्या कहा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अगर तुम असल में मर्द और औरत को बराबर समझते तो इनको मर्दानी बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। ये ऐसी औरत थी जिन्होंने ऐसा काम किया जो कोई मर्द भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट जो ग्वालियर का राजा हुआ करता था उस तक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, वो तक अंग्रेज़ों का टट्टू बन के रह गया। लेकिन यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, उन्होंने युद्ध किया, अंतिम समय अंतिम सांस तक वो लड़ी थी। राजे की तरह नहीं जो अंग्रेज़ों का साथ दिया। अगर वो चाहता और अगर वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देता तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे खदेड़ा जा सकता था इस जगह से, लेकिन उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इवन अपनी आर्मी को भेजा उसने अंग्रेज़ों के पक्ष में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे झांसी की लीडर थी। फिर आते हैं हमारे पास नाना साहब कानपुर में। तो कानपुर के अपराइजिंग को इन्होंने लीड किया और यहाँ पे हग व्हीलर के अंडर ब्रिटिशर्स को इसने डिफीट किया नाना साहब जी ने, और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही पेशवा डिक्लेयर किया ब्रिटिश फोर्सेस को इन्होंने एक्सपेल कर दिया और मराठा लीडरशिप को रिवाइव कर दिया। फिर आते हैं हमारे पास कुंवर सिंह और तांत्या टोपे। कुंवर सिंह जो थे उन्होंने रिबेलियन बिहार में किया था, ये ध्यान रखना है आपने। और जो तांत्या टोपे थे ये आपने ध्यान रखना है कि ये गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे। ये जो तांत्या टोपे थे इन्होंने कानपुर को कैप्चर किया था नाना साहब के लिए, और बाद में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी का भी साथ दिया था। तो तांत्या टोपे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है और बहुत ही फियर्स फाइटर थे, गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए इनको जाना जाता था। अब बात करते हैं इस रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स क्या थे, यानी वो सेंटर्स जहाँ पे काफ़ी इंटेंस और ऑर्गेनाइज्ड युद्ध हुए। सबसे पहले दिल्ली सिंबॉलिक सेंटर था, बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे एम्परर प्रोक्लेम किया गया। कानपुर यहाँ पे नाना साहब ने लीड किया और पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लखनऊ जहाँ पे बेगम हजरत महल ने अपना जो बेटा है उसको नवाब प्रोक्लेम कर दिया। झांसी जहाँ पे फियर्सली जिसको डिफेंड किया गया रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा। बरेली यहाँ पे जो मेजर सेंटर ऑफ रिबेलियन था वो था रोहिलखंड। और अरहा यहाँ पे कुंवर सिंह जी ने जो बिहार में अपराइजिंग है या ये रिवोल्ट है इसको लीड किया। अब ये जो जितने भी सेंटर्स हैं इन सारों ने बहादुर शाह की नॉमिनल लीडरशिप को एक्नॉलेज किया, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया अपने लोकल लीडर्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब सवाल है कि ये जो रिवोल्ट है ये फेल क्यों हुआ, लैक ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे ये जो रिवोल्ट था ये वाइड स्प्रेड नहीं था, पंजाब में हमें ये रिवोल्ट देखने को नहीं मिला, और ऐसी बहुत सी साउथ में प्रोविंशियल स्टेट्स थी जो अंग्रेज़ों के लॉयल रहीं। डिफरेंट लोकल इंटरेस्ट की वजह से जो वेरियस ग्रुप्स हैं वहाँ पे हमें डिविजन्स देखने को मिली। तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब में हमें देखने को नहीं मिला, राजस्थान में जितना भी राजपूताना वाला जो एरिया है वहाँ हमें ये देखने को नहीं मिला। वहाँ पे जो कई ऐसे राजपूत राजे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, और इनफैक्ट ऐसे कई राजपूत राजे भी हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनका वहाँ पे समर्थन किया। अब यहाँ पे देखो बात यहाँ पे ये नहीं है कि भाई समर्थन किया एंड ऑल, बात यहाँ पे ये है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल इंडिया नहीं है, ठीक है। वहाँ एक जोग्राफिकल इंडिया है लेकिन पॉलिटिकल इंडिया नहीं है। तो अब हमारे यहाँ पे जो राजे थे उनका ये था कि भाई हम बना के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये रिवोल्ट क्या पता आगे चले ना चले।
अंग्रेज़ दोबारा अगर पावरफुल हो गए तो हमारी सत्ताएं तो चली जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेल्फिश रीजंस देखे गए कि हम अपने प्रोविंस को बचा के रखेंगे और हमारे पास जो अथॉरिटीज़ हैं उसे हम बचा के रखेंगे। और कईयों ने इवन जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे साथ दिया 1857 के रिवोल्ट में, तो बाद में उनको अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी मिले। कईयों को कुछ खिल्लतें मिली, कईयों को कुछ टाइटल्स मिले। ऐसी चीज़ें भी हमारे जो कई राजपूत राजे थे या बाकी जो राजे थे, साउथ में कई राजे थे, उन सबको मिली। तो ये कारण थे कि यहाँ पे एक सेल्फिश रीजंस थे जिसकी वजह से अपनी स्टेट, अपने प्रोविंस या जो पावर है, जो सत्ता है, उसके बाहर जाके नहीं देखा गया। तो यहाँ हमें लैक ऑफ यूनिटी देखने को मिली। दूसरा आता है वीक लीडरशिप। अभी जो रिवोल्ट था यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिली। तो जो रीजनल लीडर्स थे वो यूनाइट नहीं हुए। हमने पहले भी कहा, एक सिंगल कमांड और एक सिंगल स्ट्रेटेजी के तहत वीक लीडरशिप नहीं मिली, क्योंकि हमारे अपने जो राजे हैं वो यूनाइट ही नहीं हो रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। वो राजे हैं, जनता को थोड़ी ना इन चीज़ों का इतना पता है कि कैसे युद्ध करना है, क्या नहीं है। युद्ध के लिए तो तुम बैठे हो ना भाई, राजे तो तुम बन के बैठे हो। अब जब राजा है तो प्रोविंस को प्रोटेक्ट तो तुमने ही करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बात है कि अगर तुम प्रिविलेजेस खा रहे हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि अरे भैया हम ही क्यों लड़ें, अरे भाई तुम राजे हो, तुम प्रिविलेजेस भी खा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें निभानी पड़ेगी। नहीं निभाओगे तो प्रिविलेजेस छोड़ दो, ये बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे किसी भी प्रकार का यूनिटी जो है वो नहीं दिखी रीजनल लीडर्स में, चाहे वो कुछ स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के हों, साउथ के हों, कुछ ईस्ट के हों, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। फिर आता है मिलिट्री डिसएडवांटेज। ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस थी और बेटर ऑर्गेनाइज थी। तो यहाँ पे जो आर्टिलरी थी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे। प्लस हमारे अपने इंडियन रूलर्स जो हैं वो भी उन्हीं के लिए लॉयल हैं, ठीक है ना, वो भी उन्हीं के लिए लॉयल हैं। तो जो हमारे भारतीय राजाओं के पास अपनी फोर्सेस हैं, आर्टिलरी है, वो भी भारतीयों के ही विपक्ष में जा रही है और अंग्रेज़ों के पक्ष में वो जा रही है, उसका यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी मिलिट्री डिसएडवांटेज हमारे भारतीयों के पास थी। और चौथा आता है लिमिटेड इलीट सपोर्ट। जो हमारी एजुकेटेड क्लास थी उसने इस रिवोल्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। वो इसको ऐसा मानते थे कि ये काफ़ी रिग्रेसिव है और जो ब्रिटिश रूल है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए नेसेसरी है। अब देखो इन गधों को, पर तुम ये कह रहे हो कि विदेशी व्यक्ति आके हम पे राज करे, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इसी से हम मॉडर्न बनेंगे। ये है, देखो, इसको बोलते हैं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। एक तो हमारे राजे नहीं लड़े, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि हमारी सत्ता न चली जाएगी, वो भी इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो गोरा है वो हमें मॉडर्न बनाएगा, तो ये भी क्या है? इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है। इसको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं। और इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि भैया एजुकेशन एजुकेशन, ना भाई, एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। अज्ञानी जो है ना उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई बेचारा अनपढ़ है तो वो तुम्हारा और मेरा क्या कर रहा है? प्रॉब्लम तो उसको है ना कि भाई उसको कैसे, वो क्या कमाना है, कैसे खाना है, घर बार कैसे चलाना है, समाज को लेकिन समाज में वो कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा है। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इन पढ़े लिखों में सारे पढ़े लिखे तो हो सकते हैं लेकिन सारे ज्ञानी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई होते हैं अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञानी, ये जो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है? इसको अल्प ज्ञान बोलते हैं। ये होता है अल्प ज्ञान। मतलब तुम पढ़े लिखे हो, तुम शिक्षित हो, लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई राज कर रहा है। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे किसानों की क्या हालत है, जो बाकी ग्रुप्स हैं उनकी क्या हालत है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे भारत को अंदर से खोखला बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे धन दौलत सारी उड़ा के ले जा रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो कि भैया ये ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न बनना है, तुम्हें मॉडर्न बनना है। इसको बोलते हैं अल्प ज्ञान। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास कॉमन सेंस भी नहीं होती। मतलब वो जब मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये जिंदा ही क्यों है, क्यों इसके बाप ने इसके ऊपर इतना पैसा खर्चा हुआ। ये बात है। अब हम बात करते हैं रिवोल्ट के फेलियर की और कुछ क्या क्या फैक्टर्स थे। एक होता है लैक ऑफ यूनिफाइड प्रोग्राम। अब सारे रेबिलियन में उतर आए हैं लेकिन क्लियर एजेंडा किसी के पास नहीं है।
ठीक है, एक ही एम है कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है, लेकिन विजन नहीं है कि कैसे करना है, और अगर कर भी दिया तो इसको रिप्लेस कैसे करना है, किसने इसको रिप्लेस करना है। तो इसकी वजह से ना तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स यहाँ पे चल पाए और यहाँ पे डिसएरे देखने को मिला, क्योंकि हम लड़ तो रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, अंग्रेज़ों को निकाल देंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं है, यूनिफाइड प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है। और फिर आता है ब्रूटल ब्रिटिश रिस्पॉन्स। अंग्रेज़ों ने भाई एक्सट्रीम फोर्स के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, रिप्राइजल्स हुए, हैवी पनिशमेंट्स हुई, एग्जीक्यूशंस हुई, कई लोगों को मारा गया, और यहाँ पे जो फर्दर अपराइजिंग थी उनको कम्प्लीटली डिस्करेज कर दिया गया। मतलब इस रिवोल्ट को अंग्रेज़ों ने ऐसे दबाया कि इसका डर बैठ गया भारतीयों के दिमाग में कि भैया आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये तो कुछ अलग ही लेवल का सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। और लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम प्रिंसेस, तो काफ़ी इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो जब हमारे अपने ही भारतीय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं तो रिवोल्ट वीक होगा ही होगा। और कईयों के काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे कि वो अपनी पोजीशंस को बचाए रखना चाहते थे, इसीलिए वो जो ब्रिटिश रूल है उसको चाहते थे वे मेंटेन रहे, दिल्ली में गोरा बैठा रहे, हम अपनी जगह पे अपनी जो पोजीशंस हैं उसे प्रोटेक्ट करके रहें। और अंग्रेज़ ये भी क्या करते थे ना कि जैसे आसपास के मान लो राजे हैं, तो अगर मान लो इन दोनों में लड़ाई है तो जो अंग्रेज़ों का टट्टू है तो अंग्रेज़ जो हैं वो वहाँ पे अपनी आर्मी भी भेज देंगे। अब अंग्रेज़ों की आर्मी सुपीरियर है, तो यहाँ पे अपना देखा गया कि हमने अपना जो राज है, जो पावर है, जो पोजीशन है, उसको कैसे बचाना है, देश जाए तेल लेने, ये था। अब हम बात करते हैं कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन डोमिनेंस। देखिए ब्रिटिशर्स ने जैसे इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स थे भारत में उन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया ताकि मिलिट्री कंट्रोल इंश्योर किया जा सके, और ज़्यादा रिलायबल फोर्स को यहाँ पे रखा गया जो क्राउन की लॉयल है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्राउन की ये लॉयल है। डिवाइड एंड रूल इन आर्मी। अब इंडियन रेजिमेंट्स जो थे उन्हें इस प्रकार से रिस्ट्रक्चर्ड किया गया कि वो सोल्जर्स के बीच में यूनिटी प्रिवेंट करे। यहाँ पे था फूट डालो राज करो की राजनीति। तो यहाँ पे जानबूझ के कास्ट के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर और रीजन्स के ऊपर रेजिमेंट्स को बनाया गया ताकि जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो सप्रेस किए जाएं। तो इसलिए हमें जातियों के नाम पे रेजिमेंट्स दिखती हैं, कम्युनिटी के नाम पे रेजिमेंट्स दिखती हैं, रीजन्स के नाम पे रेजिमेंट्स दिखती हैं। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, क्यों? ताकि हम लोगों में यूनिटी नहीं आ पाए। लेकिन आज भी हमारे भारत में ये सब चल रही हैं। और अब तुम आज रोक के देखो, आज तुम नहीं रोक सकते हैं तो जनता सड़कों पे आ जाए कि देखो भैया हमारे लोगों के, हमारी कास्ट, हमारे रीजन, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ सरकार काम कर रही है। जबकि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि इनको बनाया ही यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा गया ताकि हमें डिवाइड किया जाए, ये है। फिर आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़। ब्रिटिशर्स ने सेलेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। यहाँ पे जो मार्शल रेसेस हैं उन्हें फेवर किया जा रहा है, जैसे सिख हैं, गोरखा हैं, राजपूत हैं, ये मार्शल रेसेस हैं, इन्हें फेवर किया जा रहा है। और ये वो रेसेस हैं जो रिवोल्ट के समय इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए लॉयल रही हैं। पंजाब में हमने पढ़ा कि रिवोल्ट नहीं हुआ, पूरे राजस्थान राजपूताना वाला एरिया में हमने देखा रिवोल्ट नहीं हुआ। तो ये जो गोरखाज, राजपूत और सिख थे ये अंग्रेज़ों के लिए लॉयल थे। इसीलिए अब जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हो रही हैं वहाँ पे ये जो मार्शल रेसेस हैं जो लड़ भी सकते हैं लेकिन अंग्रेज़ों के लॉयल भी हैं, इन्हें चूज़ किया गया, इनको फेवर किया गया। और वो सारे ग्रुप्स जिन्होंने रेबल किया था वो सारे एक्सक्लूड हो गए। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में चीज़ें हमें देखने को मिली। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब यहाँ पे सीधा सीधा ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमें देखने को मिली। जो पहले पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन अब इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और इसके तहत पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चलेगी? ब्रिटिश क्राउन के पास। और यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है।
तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कौन सा एक्ट है, ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था भारत का, उसको काउंसिल के द्वारा सपोर्ट किया गया और उसने एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लिया। और यहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाए गए इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे बिचौलिया नहीं है, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, अब नहीं है। अब सीधा भारत और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बीच में सीधा क्या है, रिलेशन है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके लिए नई पॉलिसीज आई। अब यहाँ पे जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी वो रिप्लेस कर दी गई और यहाँ पे ज़्यादा कंसीलिएटरी अप्रोच जो है वो ली गई। और यहाँ पे जो प्रिंसली रूलर्स थे उन्हें अलो किया गया कि वो अगर अपना उनका बेटा नहीं है, हायर नहीं है, तो वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑटोनॉमी भी जो लोकल रूलर्स थे उन्हें रिस्टोर कर दी गई। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में इन राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया, देश का साथ नहीं दिया, देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो यहाँ पे अब अंग्रेज़ों का साथ दिया है तो अंग्रेज़ कुछ ना कुछ तो इनके लिए करेंगे भाई। तो यहाँ पे इनके लिए पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ख़त्म कर दी गई, कुछ एटोनॉमी ज़्यादा दे दी गई और प्रिंसली रूलर्स जो थे वो खुश हो गए कि हाँ भैया, हमने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया है उसके बदले में हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, सबसे पहले डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे बात शुरू होती है डिवाइड एंड रूल की, फूट करो राज करो की राजनीति की। भारतीयों में डिविजन्स शुरू हुई, स्पेशली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया गया मुस्लिम्स के खिलाफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में। और बाद में यहाँ कॉम्युनल टेंशन्स भी हुई और फ्रीडम स्ट्रगल को इसने काफ़ी ज़्यादा हिंडर भी किया। तो पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमान लड़वाए, फिर इन्होंने जातियों में हिंदुओं को लड़वाया। तो इसकी वजह से जातिवाद भी फैला और हिंदू मुसलमान के जो लड़ाई झगड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फैले। ये अंग्रेज़ों की शातिर दिमाग था। एक तरफ उन्होंने राजे जो इलीट क्लास है उनके साथ दोस्तियां करी, देश की जनता को दबाया। फिर जब उनके सामने इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने आया, तो उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को आगे करके अपने आप को बड़ा लिबरल बनाने का प्रयास किया और फिर फूट डाल के राज करना शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमान जो इतने सालों से बेचारे अच्छे से रह रहे थे उन्हें लड़वाना शुरू कर दिया और उसके बाद हिंदुओं को जातियों के नाम पे लड़वाना शुरू कर दिया। और इसमें कई इंडियन लीडर्स भी थे जिन्होंने उनके लिए रास्ता साफ किया। फिर था कंजर्वेटिव अप्रोच। अब जो अंग्रेज थे वो काफ़ी कॉशियस हो गए इंडियन सोशल और रिलीजियस कस्टम्स के लिए। तो इसलिए पहले जो वो हुआ करता था ना कि हम चेंज लाएंगे, हम ये लाएंगे, एबोल्यूशन ऑफ सती हमने देखा और विडो रीमैरिज देखा हमने। अब यहाँ पे उन्होंने ये अप्रोच बदल दी। अब उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो तुम्हारे कस्टम कल्चर धर्म जैसा भी तुमने मानना है मानो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो पहले एक रिफॉर्म करने की जो ज़ील थी उसको इन्होंने अबंडन कर दिया कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ताकि इस प्रकार की सिमिलर अपराइजिंग हमें दोबारा फ्यूचर में देखने को ना मिले। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच अपना ली गई कि हम अब किसी भी प्रकार का रिफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे नेशनलिज्म के जो बीज हैं वो बोए जा चुके थे। हालांकि ये रिवोल्ट फेल था, लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म के बीज बो दिए गए थे। जो शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ रेजिस्टेंस थी उसने फ्यूचर के फ्रीडम स्ट्रगल को भी इंस्पायर किया। तो लेगेसी क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 की? हालांकि अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ये सक्षम नहीं हुआ, ये फेल हो गया, लेकिन इसके एक एंड्योरिंग और प्रोफाउंड लेगेसी है भारत की जो जर्नी है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस उसमें। सबसे पहले ये फर्स्ट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। दूसरा, इसने पॉसिबिलिटी बताई हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, कि ऐसे नहीं कि लड़ते रहेंगे, चाहें तो एक हो सकते हैं। और ख़ासकर जब फॉरेन डोमिनेशन की बात आए तो उसके खिलाफ स्ट्रगल के लिए हम एक हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों को फोर्स किया गया कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ये लेकर आए। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स भारत में हुए। और इसने काफ़ी बड़े नेशनल हीरोज़ और जो मार्टियर्स हैं उन्हें बनाया, जिसने फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया।
जैसे महान मंगल पांडे जी, जैसे कि तांत्या टोपे जी, जैसे कि कुंवर सिंह जी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। तो फिर फ्यूचर जनरेशन्स को इस प्रकार के जो लीडर्स थे, जो हीरो थे, उन्होंने इंस्पायर किया। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो ग्राउंड वर्क है वो तैयार हो गया, जिसके वजह से इवेंचुअली हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। तो ये पावरफुल सिंबल है भारतीय नेशनल कॉन्शियसनेस का, कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें समझ में आता है कि तुम हमें दबा रहे हो, तुम हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हो, और जैसे हमें समझ में आता है हम एक भी होंगे और हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे भी। और यहाँ पे ये इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस बताता है कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ। ये है दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, फ्रॉम क्लैरिकल टू यूपीएससी, सब चीज़ें विस्तार से कवर करी जा चुकी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब अगली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर एक बार आप उसे भी देखिएगा। पूरा का पूरा 1857 का रिवोल्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिप्स से ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।